आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। दोस्तों, हमने अभी हाल ही के दिनों में एमका प्रोग्राम से जुड़ी बहुत सारी अपडेट्स के बारे में सुना, जिसमें जेट इंजन डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण था। और हम सब जानते थे कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर होंगे तो उनका दौरा कोई ऑर्डिनरी दौरा नहीं होगा, बल्कि महत्वपूर्ण विषय है जिनमें बात होनी स्वाभाविक है, और ऐसा हुआ भी है। कल फ्रांस से दो बड़ी अपडेट निकल के सामने आई हैं जिन्होंने काफ़ी चौंका दिया है। क्योंकि एक बात तो हम जानते हैं कि फ्रांस का इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरान भारत के जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब जो चीज़ें फ्रांस ने ऑफर कर दी हैं, ये ओरिजिनल प्लान का हिस्सा ही नहीं थी, और इससे भारत को कितना बेनिफिट होगा ये आप अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति के भारत दौरे के बाद से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के हमें बड़ी अपडेट सुनने को मिलेंगी, क्योंकि हम सब काफ़ी पहले से इस बारे में बात करते आए हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो मार्क 2 वेरिएंट है, इसकी जो एक्चुअल टाइमलाइन है वो इस बात पर निर्धारित रहेगी कि हमारे पास स्वदेशी इंजन कब तक उपलब्ध होता है। और जितनी जल्दी डील फाइनलाइज कर ली जाती है, उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि एमका मार्क 2 प्रोग्राम हमें कम से कम समय में देखने में मिल जाएगा। अभी परसों की ही बात करें तो डीआरडीओ के चीफ डॉक्टर समीर वी कामत सर ने एक चीज़ कंफर्म कर दी थी कि अभी किसी को सेलेक्ट नहीं किया गया है, सबके जो ऑफर्स हैं ये इवेलुएट किए जा रहे हैं, नेगोशिएशन का दौर शुरू है, लेकिन बहुत जल्दी जो विनर है इसका नाम घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन कल भारत के जो एनवॉय हैं यानी राजदूत हैं फ्रांस में, उन्होंने ये चीज़ बता दी है कि फ्रांस ने जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ा अपना जो रोड मैप है ये भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबमिट कर दिया है, और अब बहुत जल्दी फ्रांस का ये जो प्रपोजल है ये रिव्यू किया जाएगा। लेकिन उसके बाद तुरंत एक अपडेट सामने आती है जहां पर इन्वॉय यानी राजदूत के द्वारा ये कंफर्म किया जाता है कि फ्रांस की जो सैफरान है ये भारत को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। न सिर्फ 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर की गई है, बल्कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं और एक्सपोर्ट राइट हैं ये दोनों देशों के बीच में रहेंगे। जिसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंजन दोनों के बीच में बनता है तो भारत स्वतंत्र होगा इसमें किसी प्रकार के मॉडिफिकेशन करने के लिए, या अगर सपोज करिए भारत इन इंजन्स के साथ किसी एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसमें भारत के पास स्वतंत्रता होगी कि भारत ये काम कर सके। और इसे एक बहुत बड़े स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और फ्रांस का सैफरॉन जो है ये काफ़ी लंबे समय से इंजन डेवलपमेंट को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, और इसीलिए इस डेवलपमेंट को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब यहाँ पर जो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की गई है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको जाननी होंगी। यहाँ पर सिर्फ फ्रांस इंजन को बनाने नहीं वाला, बल्कि पूरा उसका जो एक्सपर्टीज़ है, पूरा उसका जो अनुभव है, ये भी भारत के साथ शेयर किया जाएगा। और इस इंजन के निर्माण में भारत की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं इनका एक बहुत बड़ा किरदार होने वाला है। इस डील को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए भारत एक्टिवली इंजन का कोर डिज़ाइन वर्क जो है और जो मेटलर्जी वर्क है इसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। यानी ये चीज़ें भारत से दूर नहीं रखी जाएंगी, बल्कि भारत का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। और इससे भारत को जो अनुभव प्राप्त होगा ये सिर्फ भारत के लिए इस प्रोग्राम में उपयोगी साबित नहीं होगा, बल्कि भारत का वो प्रयास जिसमें स्वदेशी तौर पर हम एक इंजन विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम कावेरी इंजन के नाम से जानते हैं, भारत इन एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल वहाँ अवश्य कर सकता है। और इसे हम डबल मुनाफे के तौर पर देख सकते हैं जो भारत को इस इंजन डील के साथ मिलेगा। अब एक और खास बात इंजन के बारे में, इनिशियली एमका की पावर रिक्वायरमेंट को अगर हम देखें तो हमें एक ऐसे इंजन की ज़रूरत है जो कि 110 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो, और निस्संदेह जो इंजन हम बनाने वाले हैं वो ये थ्रस्ट जनरेट करेगा। लेकिन फ्रांस ने जो इंजन ऑफर किया है इसमें कहा जा रहा है कि 20% जो स्केलेबिलिटी मार्जिन है ये हमें देखने को मिलेगा, यानी कि रिक्वायरमेंट चेंज होने के साथ इस इंजन के थ्रस्ट को 110 से लेकर के 130 किलोन्यूटन तक इन्हेंस किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एमका मार्क 2 को तो पावर करने के लिए ये एक उत्तम इंजन है ही, लेकिन भारत के जो फ्यूचर प्रोग्राम है जिसमें 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट अभी तो सिर्फ रूमर्स में है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत काम ज़रूर करेगा एमका के इन्हेंस वेरिएंट में। और जाहिर सी बात है उस समय की टेक्नोलॉजी को अगर हम देखेंगे तो हमें एक ऐसे इंजन की ज़रूरत पड़ेगी जो अच्छा खासा पावर जनरेट करता हो, तो ऐसे में ये इंजन भारत के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। यानी भारत का वो तलाश जो काफ़ी लंबे से जेट इंजन के क्षेत्र में भारत कर रहा था, हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक वो पूर्ण हुआ है।
अब अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो तकरीबन $5 बिलियन का ये प्रोग्राम आका गया है, जहां पर सिर्फ भारत को इंजन डेवलपमेंट ही नहीं मिलेगा बल्कि पूरी की पूरी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन और सप्लाई चेन है, ये भी स्टैब्लिश करी जाएगी। इसको अगर हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें कि इंजन में इस्तेमाल होने वाले जो ज़रूरी क्रिटिकल कंपोनेंट हैं, सिस्टम्स हैं, इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा और इनको इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ ही जो है इनके कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएंगे और ख़रीदा जाएगा। तो इससे सप्लाई चेन हमारी मेंटेन होगी और इनकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग लाइन है ये भी भारत में इस्टेब्लिश करी जाएगी, जिससे भारत को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम सब साक्षी हैं इस बात के कि सप्लाई चेन की वजह से भारत के बहुत सारे जो प्रोग्राम है इस समय डिले को फेस कर चुके हैं या फेस कर सकते हैं। इसमें सबसे प्राइम एग्जाम्पल है तेजस मार्क 1A। तेजस मार्क 1 में जनरल इलेक्ट्रिक का जो F404 इंजन इस्तेमाल किया जाता है। हम सब जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक ने एक बात छिपाई थी कि उनकी सप्लाई चेन प्रभावित थी, जिसके चलते तकरीबन 1 साल की डिले देखने को मिली थी। हालांकि अभी रिज्यूम कर दिया गया है, लेकिन भविष्य का कुछ पता नहीं है। तो ये गलती भारत अपने इस इंजन प्रोग्राम में करने नहीं वाला। अगर हम बात करें इंडिया के प्लान की, तो इंडिया का प्लान ये है कि आगे चल के एक ऐसा इंजन विकसित किया जाएगा जो कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर करेगा और उसमें 75 किलोन्यूटन का कम से कम ड्राई थ्रस्ट जो है वो जनरेट होगा और उसके बाद इस इंजन को मॉडिफाई करके जो सिविलियन पर्पस है उनमें इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी ट्रांसपोर्ट और सिविलियन जो एप्लीकेशंस हैं उनमें भी इंजन को इस्तेमाल किए जाने की बात की जा रही है। अब एक खास चीज़ जो यहाँ पर चर्चा का विषय है कि क्या ये जो इंजन है ये एक एडॉप्टिव साइकिल इंजन होगा यानी ACE होगा। तो ऐसा फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत का जो करंट फोकस है ये अधिक रियलिस्टिक और ऐसे सोल्यूशन की तरफ है जिसे हम जल्द से जल्द समय पे तैयार कर सकें। अगर हम एडैप्टिव साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये ऑप्टिमल एफिशिएंसी अक्रॉस सबसोनिक, ट्रांससोनिक और सुपरसोनिक फ्लाइट रेजिम में ऑफर करता है। हालांकि इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है और भारत अभी ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट के मोड में नहीं है। हम ये नहीं कहते कि इसकी संभावनाएं नहीं हैं, लेकिन फिलहाल करंट रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये जो इंजन फ्रांस के साथ हम तय कर रहे हैं इसे हमें 10 वर्षों के अंतर्गत तैयार करना होगा। तब जाकर के हमारा जो एमका फाइटर एयरक्राफ्ट है या एमका मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये तय किए गए समय पर भारतीय वायुसेना को डिलीवर होगा। हालांकि अगर हम एमका की टाइमलाइन की बात करें तो एमका मार्क 1 को लेकर के पहले ही भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया सर ये कह चुके हैं कि जैसे ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज इस प्रोग्राम को अप्रूव किया जाएगा तो 4.5 वर्षों में जो प्रोटोटाइप है इसकी पहली उड़ान हो जाएगी और 10 वर्षों में ये प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, या यूँ कह लें इसको IOC दे दी जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है। देखते हैं कि क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस स्टेटमेंट पे खरी उतरती है। क्या आडा जिसके कंधे पर डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है वो इसको सीरियसली पूरा कर पाते हैं या नहीं। ये चीज़ें आने वाले भविष्य में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।